नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का स्पेशल बुलेटिन शहरनामा। पेश हैं आज की खबरें। आज रोहतक में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह सर छोटू राम संग्रहालय पहुंचे। उनके साथ बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद रहे। आज चौधरी बीरेंद्र सिंह रोहतक के सर छोटू राम संग्रहालय पहुंचे। उन्होंने दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की और किसानों के साथ बैठे। यहाँ चौधरी छोटू राम विचार मंच के बैनर तले किसानों ने एक दिन का समर्थन रखा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। मैं तो इनको एक ताकत देने के लिए, एक विश्वास देने के लिए कि आप जो कर रहे हो वो बहुत किसान हित की बात है और छोटू राम जी की जन्मस्थली है और यहीं से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। और ये वैसे तो हरियाणा के लोगों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इस संघर्ष में है और पंजाब ने तो इसकी शुरुआत ही की है। और ये भी सही है कि इन दो राज्यों को और वेस्टर्न यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला के अन्न भंडारण की जहाँ तक बात है, इस देश के 135 करोड़ है या 130, ये तो गिनती होगी तब पता लगेगा, लेकिन 125 तो फालतू है। उनका पेट भरना और 80 करोड़ पेट भरने वाले और 135 करोड़ टोटल हैं, तो वो एक संघर्ष है और इसके मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम होंगे। और जो किसान की अर्थव्यवस्था है उस पे एक मौका है जब उसकी अर्थव्यवस्था पे एक अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटम जंप, क्या हिंदी की होगी भाई, लंबी कूद एकदम से जंप नहीं, उसकी आर्थिक अवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा। और उसी बदलाव की वजह देखो, दुनिया में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है उससे पहले किसानी थी। जैसे यूरोप है, यूरोप में 250-300 साल पहले जब औद्योगिक क्रांति हुई तो मुख्य जो धारा में जो लोग थे या जिनका धंधा ही था सिर्फ खेती था। तो आज उन देशों में और अमेरिका में लगा लो या जो भी विकसित देश हैं उसमें खेती 4% से लेकर 14% लोगों के लिए है सिर्फ। कहीं किसी देश में तो सिर्फ 4% है, घने से घना जोड़ ला के 14% है। लेकिन इस देश में अभी भी 62% लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी पर निर्भर है। तो हमारे देश में ये बदलाव 75 साल तक तो आया नहीं, 72-73 साल हो गए होंगे ना। तो हम ये सोचते थे और वही अब पढ़ते थे तब भी कहते थे भारत देश में 85% लोग खेती बाड़ी करते हैं और हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था उसमें हमारा हिस्सा 51% से ज़्यादा था। आज वो तो घट के 14% आ गया। लेकिन हाथ जो खेती में 85 थे वो आज भी 65 हैं। तो ये जो आर्थिक विषमता का जो कारण बना है, इसके लिए पंजाब के किसानों ने जो संघर्ष का बिगुल बजाया है वो बिल्कुल सही है और इस आर्थिक ढांचे में व्यापक सुधारों की जरूरत है। मैं तो शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि संवाद बहुत ज़रूरी है, चाहे किसान हो और चाहे सरकार हो। संवाद टूट गया तो उसका नुकसान देश को। मैं तो ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी आया है, संवाद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, मेरा भाई अपन जोगीराम सिहाग का वेरा है, वो स्टैंड उसका शुरू से वही है। पार्टी के स्टैंड करे के नहीं करे कुछ नहीं मेरा अपन। तो आप इन कृषि जो आंदोलन चल रहा है आप उनके समर्थन में हैं किसान? हाँ बिल्कुल, मैं तो सीधा कहता हूँ
ये जो तीनों विधेयक है ना, ये उल्टे होने चाहिए। नहीं, किसान तो मरेगा, ये देश भी मरेगा, और इसमें जो गरीब आदमी है ना, वो सबसे ज़्यादा मरेगा। एक जो विपक्षी पार्टी हम कांग्रेस को गए, सिर्फ एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से दुष्यंत चौटाला इस सरकार से समर्थन वापस ले। ना, उनका तो नहीं है, लेकिन किसान ये ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि वो किसान ही उनको वोट देते हैं। और जो जिसका पक्षधर होगा, किसानों के पक्षधर थे वो, और जिस प्रकार चौधरी साहब से इनसे से जो किसानों की आस है, इसी प्रकार चौधरी देवीलाल के परिवार से भी किसानों को आस है। अगर वो किसानों के हित में अपनी बातें कहे, इसीलिए वो बार बार जो है किसान इस बात को उठाते हैं, ना कि कांग्रेस वालों का। तो कांग्रेस का तो अपोजिशन है, अपोजिशन का तो काम है सरकार के खिलाफ बोलना। वो तो बोल लेंगे इस मुद्दे पर, नहीं किसी और मुद्दे पर बोल लेंगे। तो इसलिए ये जो किसान संगठन है या किसान भाई हैं या हम भी यही कहते हैं कि भाई मतलब जो है देवीलाल परिवार और सर छोटू राम का जो परिवार ला लो, उनका सबसे पहले फर्ज बनता है किसानों के हित में आवाज़ उठाना। तो क्या जोगीराम सिहाग तैयार हैं अगर इस्तीफे की बात है? यदि अगर मेरे वाला इस्तीफे तो बात आओगी तो सब तो पहले दूंगा, जो उसका काम चलता हो। तो का मुद्दा उठा रहा है, ये कोई आज मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है लेकिन इस समय ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, बीजेपी ने ये कहा है कि बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोग अब एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के कुछ ज्यादा, मैंने कहा ना, आज मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ये आज के दिन, ये मुद्दा नहीं है। आज का दिन तो ये तीनों विधेयक मुद्दा है। कल उपवास उपवास रखे जाएंगे सर, इसको लेकर। किसको लेके? बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता और बीजेपी वाले या सरकार वाले, वो तो ये पहले 3 कानून तो फैसला कर ले। एसवाईएल का तो कह रखा कोर्ट नहीं फैसला दिवा दो, दिवान दे क्यों कोनी, इतने दिन हो गए सरकार सेंटर में, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करा दो। कल बीजेपी उपवास रख रही है सर, वो बीजेपी वाले बताओगे उपवास रखेंगे कि के रखेंगे। तो मैं तो बीजेपी में हूँ नहीं। आप सिंगू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर जाके किसानों से बात की है आप? ना, और कोशिश यह रही कि मेरा जाऊँ भी को नहीं। हाँ, मैं राजनीति कौन करा करता, आड़े दे चौधरी साहब आ गए, मेरा पार्टी का इसलिए आ गया। मैं इसमें ये जो तीनों विधेयक या मैं इस तरह राजनीति नहीं करता। मेरी चौधरी साहब की तो एक बात है, ये नूका मैं भरड़ भंकूर, मैं नूको आप मेरे बारे में जान देखो नहीं, मैं आपसे फालतू भरड़ भंकूर। JIET कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक NN शर्मा ने ऑनलाइन कक्षाओं के महत्व के बारे में बात करते हुए हमारे संवाददाता देवेंद्र बत्रा को बताया। तो इस टाइम पे और पहले टाइम के बच्चों के रिकॉर्ड में क्या फर्क मानेंगे? ऑनलाइन क्लासेज में बच्चे अपर जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं? देखिए, 76 में SD स्कूल जींद में मैं एज ए इंग्लिश टीचर आया था। उसके बाद गोपाल स्कूल में प्रिंसिपल रहा, मैरिशी स्कूल में प्रिंसिपल रहा। 2020 में मैंने अपना विद्यालय बनाया, तो आज जाइट कॉन्वेंट स्कूल भी अपना विद्यालय है। पहले और अब में एजुकेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष अंतर है। इतना कह पाऊँगा कि पहले हम अध्यापक, हम टीचर्स अपना दायित्व ज़्यादा समझते थे बच्चों के एजुकेशन के बारे में। अब धीरे धीरे परिवर्तन होकर अब अभिभावक ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अब एजुकेटेड पेरेंट्स हैं। टीचर से ज़्यादा वो लोग जागरूक हैं। आज हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आज कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा एक आदर्श नागरिक बने। शिक्षा की होड़ में, अधिक अंक की होड़ में पेरेंट्स भाग रहे हैं, IIT की तैयारी करवा रहे हैं, नेट की तैयारी करवा रहे हैं, कोई कोटा भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। एजुकेशन तो हमारे जींद में भी है। जींद में कितने अच्छे अच्छे विद्यालय हैं। तो पहले और अब में परिवर्तन ये है कि आज हर पेरेंट्स चाह रहा है कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े। नरवाना के लघु सचिवालय के पास चल रहे किसानों के लंगर के लिए विभिन्न समाज सेवी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ समाज सेवियों से हमारे संवाददाता नवीन ने विशेष बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन हरियाणा का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से जो नरवाना का लघु सचिवालय है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने
विशाल मिर्जा जी, जिन्होंने अकेले अपने दम पर यहाँ पर भंडारे का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया था, लेकिन आज पूरा नरवाना और आसपास के गांव जुड़ चुके हैं। जो दूर से किसान आते हैं उनके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है, और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे कि कैसी फैसिलिटी दी गई है। वीआईपी खाने से भी बढ़िया खाना यहाँ बनाया जाता है, हम आपको वही दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ सामाजिक जो दरवेश पुनिया जी, उनसे बात कर लेते हैं क्या कहते हैं आज के बारे में, और जो भंडारे का प्रोग्राम है और जो किसान आंदोलन है, सभी की बातें को लेकर इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, जिस प्रकार से जो विशाल जी है अपने इन्होंने अकेले ने अपने दम पर ये भंडारे का प्रोग्राम शुरू किया था उस टाइम, लेकिन आज पूरा नरवाना और आसपास के गांव पूरा सहयोग दे रहा है इस भंडारे को, और बढ़ चढ़कर लोग साथ दे रहे हैं किसानों का। अब जो ये किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं रहा सीमित किसानों तक, ये पूरा जन आंदोलन बन चुका है आम पब्लिक का, और इसमें पूरा समर्थन है आम पब्लिक का। जैसे आप जैसे लोग इनको सहयोग करके उत्साह बढ़ाते हैं किसानों का, तो क्या कहना चाहोगे सर इसके बारे में? जी देखिए, हमारे बड़े भाई पंजाब से लाखों किसान इस रास्ते से दिल्ली जाते हैं डेली। जितना हमसे बन पाता है हम उनके लिए नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा, चाय, 10 बजे यहाँ से लंगर स्टार्ट हो जाता है और शाम तक 10 बजे तक चलता है। हमारी पूरी टीम, भाई, छोटे भाई विशाल मिर्जा जी और मेरे सारे भाई, मेरी टीम है पूरी। हम उसमें जी जान से हम सेवा भी करते हैं, और जिस प्रकार का योगदान रहता है हम अपना जो भी जेब खर्च है उसमें से कुछ निकाल कर हम हमारे बड़े भाइयों के लिए खाने की व्यवस्था है। खाना तो हमारे मेहमान हैं, इनके लिए हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, और इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। पंजाब से लोग 2-2 बजे रात को चलते हैं, यहाँ पे उनका हम नाश्ता करवाते हैं, लंच करवाते हैं, शाम को डिनर करवाते हैं, और हम आम लोगों से भी अपील करते हैं कि ये हमारा परम कर्तव्य है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना। हम किसी को ये कह रहे हैं कि हमें लाखों चाहिए, 10 रुपये भी देगा उसका भी इतना सामान है, और कोई किसी पे दूध की सेवा हो सकती है, सब्जी की, जो भी कर सकता है वो अपने, या फिर खाली अपने यहाँ पे आके अपने तन से सेवा लोगों के लिए, चाहे नाश्ता में सेवा करें, किसी को चाय पिलाएं, नाश्ता करवाएं। हमारा यही कर्तव्य है कि हम बढ़ चढ़ के, हमारे बड़े भाई हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम एक खाने की छोटी व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। जींद सिविल हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर गोपाल गोयल ने हमारे संवाददाता देवेंद्र बत्रा से बातचीत करते हुए बताया कि कोविड-19 से निपटने के लिए सिविल हॉस्पिटल में किस प्रकार की तैयारियां हैं। देखिए, कोरोना को लेकर के हमारी तैयारियां पूरी हैं। सैंपलिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक हमारा काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अभी हमारी सैंपलिंग लगभग 200 के करीब रोज़ सैंपलिंग हो रही है। सामान्य अस्पताल जींद में दिन में 2 बजे तक 2 जगह सैंपल फ्लू कॉर्नर पर आइसोलेशन वार्ड में लिए जाते हैं, और शाम को 8 बजे तक आइसोलेशन वार्ड में एक जगह सैंपल लेते हैं। लगभग हमारे 200 सैंपल प्रतिदिन हो रहे हैं। एक हमारी मोबाइल टीम है जो रोज़ सैंपल लेने शहर में जगह जगह पे जाती है, जिनमें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस की बिल्डिंग, बैंक्स, लगभग सभी जगह हमने एक बार तो कवर कर दी हैं। और हमारी कोशिश यही है कि कोई भी ऐसा बंदा ना छूटे जहां भीड़ रहती हो और जहां पे संभावना हो कोरोना के संक्रमण होने की। इसके अलावा वो लोग जो हॉस्पिटल में आ नहीं सकते, कंटैक्ट ट्रेसिंग के तहत उनके भी घर पे जाके भी सैंपल लिए जाते हैं, या कोई जहाँ पे हमें शक होता है अड़ोस पड़ोस में, वहाँ भी जाके सैंपल हमारी टीम ले आती है। तो सैंपलिंग की व्यवस्था हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। इसके अलावा सैंपलिंग के बाद अगली शुरू होती है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोरोना में आइसोलेशन वार्ड है, जहाँ पे हमारे पास 6 बेड की आईसीयू है और 60 के करीब हमारे पास ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध हैं। इस समय हमारे पास 30 से ज़्यादा मरीज एडमिट हैं, जो ज़्यादातर कोविड न्यूमोनिया के पेशेंट हैं। इसके लिए सीटी स्कैन की सुविधा भी हमारे पास पीपीपी मोड के तहत है, तथा जो अन्य दवाइयाँ हैं सारी लगभग अस्पताल में उपलब्ध हैं। पेशेंट का ऑक्सीजन भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है, तो लगभग पेशेंट का यहाँ पे इलाज हो रहा है और ज़्यादातर पेशेंट यहाँ से ठीक होकर ही जा रहे हैं। इसके अलावा खाने की व्यवस्था भी हमारे पास सरकार की तरफ से की गई है। मरीजों को खाने से लेकर के सभी चीज़ हमें मुहैया कराते हैं। खाने में क्या दिया जाता है डॉक्टर साहब पेशेंट्स को? हमारे पास एक डाइटिशियन है जो पेशेंट की स्थिति को देख के रूटीन में उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो जिसमें जो भी पौष्टिक आहार जो भी वो एडवाइज करते हैं तो वही बना के पेशेंट को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है। और जो जैसे सरकार द्वारा वादे किए जा रहे हैं, अभी वैक्सीन आ चुकी है, उसका कोई ब्यौरा आपके पास आया है? भाई आएगी, जब आपके पास आएगी किसको कैसे देनी है?
देखिए, वैक्सीन के लिए फ़िलहाल हमारे पास गाइडलाइन है कि सभी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो हमने सभी जो हॉस्पिटल सरकारी और प्राइवेट जितने भी जींद में हैं उन सब की हमने लिस्ट तैयार कर ली है। और ये वैक्सीन कौन सी आएगी ये तो अभी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही हमें पता चल जाएगा। वैक्सीन के लिए हमारे पास पहले भी संपूर्ण तंत्र उपलब्ध है, यहाँ पे प्रतिदिन वैक्सीन पहले भी लगती रही है। तो अभी भी हम उनको ऐसे ही करेंगे कि वैक्सीनेटर लगभग 350 लोग हमने पूरे ज़िले में वैक्सीनेटर बनाए हैं, जो कि एक जगह निश्चित करके हर एक जगह PHC में और नागरिक अस्पताल में यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमारे YouTube चैनल हरियाणा के रिपोर्टर व लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे Facebook चैनल हरियाणा के रिपोर्टर को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।